हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग एक फुल ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पेपर में हम लोग एसएससी के नए पैटर्न को देखते हुए 60 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी को टारगेट ये रख के चलना है कि हमें ये 60 प्रश्न में से कम 35 प्रश्न ठीक करना है। तो साथियों, इस पेपर में हम ना देखिए जीके के सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में 20 प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद हिंदी के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, मैथ के प्रश्न डिस्कस करने वाले और रीजनिंग के जिस लेवल के प्रश्न आपके शिफ्ट में आने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्न आएंगे ही हर शिफ्ट में जो प्रश्न आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला था वो 9 मार्च से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आज तो 12 मार्च हो चुका है। एसएससी जीडी एग्जाम का तो अता पता नहीं चला, लेकिन ये साफ साफ क्लियर है कि आपका पेपर इसी महीने में कभी भी हो सकता है। यदि आप सभी का टारगेट है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 तो आपके पास टाइम बहुत मिल रहा है भाई। आप अपनी तैयारी फोकस करिए, कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है एसएससी की तरफ से। जल्द ही एग्जाम आपका होने वाला है। तो अब यहाँ साथियों आप सभी क्लास रेगुलर वे में चलेगी बहुत ही शानदार तरीके से। अब एक दिन में आपकी दो क्लास चलने वाली, क्योंकि मान के चले कि हमारे पास मुश्किल से 10 से 15 दिनों का समय बाकी है, क्योंकि 20 तारीख के बाद आपका पेपर कभी भी हो सकता है या अभी एक आध 2 दिन में एग्जाम डेट आ सकता है, ऐसा अनुमान लग रहा है। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक ऐसे नए मॉडल पेपर 2026 के लिए डिस्कस करेंगे जो कि आपको इससे ये पता चलेगा कि पेपर में किस लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं और इससे आपको ये भी पता चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल पे इस टाइम चल रही है। जैसा कि एसएससी जीडी का जो परीक्षा होने वाला है वो केवल 1 घंटे का होने वाला है और होता भी केवल 1 घंटे का। इसी 1 घंटे में आप सभी को 20 क्वेश्चन मिलेंगे जीके हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। 80 क्वेश्चन का आपका पूरा पेपर होता है। एक क्वेश्चन आप सही करेंगे 2 नंबर, यानी 160 नंबर का पूरा पेपर होता है और हर एक क्वेश्चन में 1/4 का माइनस मार्किंग होता है। तो इसे आप अंदाजा लगाइए कि केवल 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न हल करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें से 20 प्रश्न मैथ भी ऐड है और 20 प्रश्न रीजनिंग के। यही 40 प्रश्न हल करने में तो हमें 1 घंटा लग जाता है। तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा। तो साथियों, इसी को देखते हुए आज से हम लोग एक नए मॉडल पेपर को डिस्कस करें बहुत ही शानदार तरीके से। अब यहाँ से आपको क्लास को पूरा देखना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है अच्छी तरीके से और टेस्ट का भी इंतजाम हो चुका है। लास्ट तक इस क्लास को आप देख लेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि आपके शिफ्ट में किस लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं 4 से 5 सब्जेक्ट का, जैसे जीके हो जाएगा, करंट अफेयर होगा, हिंदी होगा, मैथ होगा और रीजनिंग के। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा लास्ट में आप लोग को अपना स्कोर करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग जीके के 20 प्रश्न हल करेंगे। तो ट्राई आप करिएगा कम से कम 12 से 13 प्रश्न आप सही करें इसी क्लास से। उसके बाद हिंदी में 20 में से कम 16 से 17 का टारगेट लेकर चलिएगा। रीजनिंग और मैथ में कम से कम आप सभी का 10 से 12 प्रश्न का स्कोर होना चाहिए इस क्लास से। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा। सवालों का लेवल देखकर आपको यह पता चलेगा कि हाँ इसी लेवल के सवाल एसएससी जीडी के परीक्षा में आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा? बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा? तो ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 71 में उल्लेखित है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने असम में सत्रिया नृत्य की शुरुआत की थी? सभी बताएंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से यानी इन 4 ऑप्शन में से किन व्यक्ति ने असम में सत्रिया नृत्य की शुरुआत किया था? तो श्रीमंत शंकरदेव ने शुरुआत किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब इनमें से कौन सा है? तो शारदा एफसी है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग ये
मतलब डिमांड कर रहे थे कि सर हम लोग टेस्ट कहाँ से लगाए। तो दोस्त मेरे आप जानते हैं कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म टेस्ट बुक। तो टेस्ट बुक पे इस टाइम ऑफर आ रहा है भाई, पास प्रो का पूरे 1 साल का, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 मॉक टेस्ट सीरीज। देखिए टेस्ट लगाने का एक ही फायदा होता है कि आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट आएगा, प्लस आप डेली टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, यहीं से आप सभी का स्कोर होने वाला है, यहीं से आप पूरे 60 में से 60 प्रश्न आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग का सॉल्व करने वाले हैं। आप यदि एसएससी जीडी एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो इसमें आप सभी को 800 से प्लस टेस्ट मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। एक अलग लेवल का आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा। इसमें देखिए 18 फ्री लाइव टेस्ट आपको बिल्कुल एग्जाम के नए पैटर्न को देखते हुए ये टेस्ट तैयार किया गया है। 4 रियल एग्जाम आपको रिहर्सल मिलेगा, 75 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा पूरे सब्जेक्ट का, 17 हिंदी मास्टर टॉपिक लाइव टेस्ट होगा, 40 फुल टेस्ट होगा, 31 आपको एकदम करंट अफेयर का कैप्सूल दिया जाएगा भाई लास्ट में, और आपको 152 स्टडी प्लान प्रो भी मिल जाएगा, 18 हिंदी, 360 लाइव टेस्ट मिलेगा और इससे ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्त मेरे इसका टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप टेस्ट बुक पे जाएंगे, पास प्रो आप लीजिए अच्छी तरीके से। लेकिन आप सभी को इसके अलावा अप्लाई कूपन कोड करना है भाई, अप्लाई देखिए GUBB12 आपको ये अप्लाई कूपन कोड अप्लाई करना है, जिससे आपको 12% का ऑफर मिल जाएगा मेरे दोस्त। याद रखिएगा, ये आपको जरूर कंफर्म कर लेना है एग्जाम से पहले, यहीं से आप सभी का फुल आउट ऑफ फुल स्कोर होने वाला है। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, हर एक क्वेश्चन का अच्छी तरीके से डिटेल सोल्यूशन दिया गया है। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ जा रहा है इससे आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त अच्छी तरीके से। ईयरली पास प्रो आप सभी को लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसे परचेस कर लीजिए मेरे दोस्त। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा जय प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। भारत सरकार द्वारा जय प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक था, 1985 से लेकर 1990 के बीच में था। छठी का था भाई, छठी का था 1980 से लेकर 1985 के बीच चला था। नबी पंचवर्षीय योजना कोई बता सकता है, नबी सभी दोस्त बताएंगे नबी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड, कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है। चलिए होमवर्क आप क्लियर रहेगा, नबी बताना और 8वीं दोनों सीरियल बाई सीरियल चली थी। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी सूचीबद्ध है। हर क्लास में आपको ये बताते हैं कि डीपीएसपी जो कि आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है, और आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक शामिल है, तो 36 से लेकर 51 के बीच में है, और पार्ट यानी जो भाग होता है वो चौथे भाग में शामिल है। तो इस सवाल का राइट आंसर अनुच्छेद आपका 36 से 51 जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती यानी बाद के गुप्तों को हराया था। मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती बाद के गुप्तों को हराया था, तो सर्ववर्मन ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में अंतर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में अंतर सबसे कम है, तो केरल राज्य में है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा समय की अवधि में परिभाषित की जाती है। अर्थशास्त्र में कौन सी अवधारणा समय की अवधि में परिभाषित की जाती है, तो केवल प्रवाह की जाती है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये भाई सिलेक्शन वाले प्रश्न ले लेना है भाई अच्छी तरीके से। इसमें आपको जीके जीएस पूरा कंप्लीट मिलेगा मेरे दोस्त, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट मिलेगा। याद रखिए यही सिलेक्शन वाले प्रश्न होने वाले, ये और वो वाला करंट अफेयर पूरे 1 साल के बहुत अच्छी तरीके, इंग्लिश प्लस हिंदी विथ डिटेल सोल्यूशन के आपको मिलेगा। रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिलेगा, मैथ्स पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ। इसके अलावा आप सभी को ब्रह्मास्त्र
500 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। मिलेगा आपको कैसे, ये नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, तुरंत प्रोवाइड करेगी। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा मेरे दोस्त, इसमें मात्र आपको 50 रुपीज़ लेकिन पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ में ये सारा क्वेश्चन आपके पास होगा मेरे दोस्त। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से एसएससी के नए पैटर्न पे पूरा क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तो जल्दी करिए भाई, समय नहीं है। इस नंबर मैसेज करके ये सारा क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए। ओके, और अच्छी तरीके से आप अपना रिवीजन करिए मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न नहीं होती है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न नहीं होती है? बताएंगे आप सभी, ऐसी कौन सी नदी है? तो गंडक नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये कहाँ से भाई निकलती है? तो ये नेपाल हिमालय से होता है भाई इसका उत्पन्न, जो गंडक नदी है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। किसके कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया? किसके कारण जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं हैं इनको समान महत्व नहीं दिया गया? तो संसाधनों की सीमा के कारण। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत में खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का क्या नाम है? भारत में जो खो खो लीग टूर्नामेंट या इवेंट होता है उसका क्या नाम रखा गया है? तो अल्टीमेट खो खो है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। लार जानवरों में भोजन के पाचन मदद करती है, यह क्या करती है? बताएंगे आप सभी। लार जो होता है वो जानवरों में भोजन के पाचन में मदद करती है, यह क्या करती है बताइए? तो स्टार्च को शर्करा में विघटित करती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा कितने राज्यों में शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा कितने राज्यों में शुरू किया गया था? तो पूरे 6 राज्यों में शुरू किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। तो दोस्त मेरे सभी सवालों का उत्तर देते चलिएगा साथ में। ओके, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14 है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मानदंडों के अनुसार एक खिलाड़ी टीम को खेल जीतने के लिए यानी किसके तुरंत बाद लगातार 2 अंक जीतने की आवश्यकता होती है? ये थोड़ा सा अलग लेवल का सवाल होने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि इस टाइम जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इसमें थोड़े से खेल से संबंधित अलग लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मानदंडों के अनुसार एक खिलाड़ी या टीम को खेल जीतने के लिए ड्यूस के तुरंत बाद लगातार 2 अंक जीतने की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप ड्यूस याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। असम का सबसे आकर्षक और अनूठा त्यौहार कौन सा है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली जीवंत होती है? असम का सबसे आकर्षक और अनूठा त्यौहार कौन सा है जहां पे वस्तु विनिमय प्रणाली जीवंत होती है? तो जुम्बिल मेला है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। बौद्ध भिक्षुओं और मठ वासिनियों के लिए नियमों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? बौद्ध भिक्षुओं और मठ वासिनियों के लिए नियमों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? तो ये विनय पिटक में किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18 को। किस उद्योग प्रकार में खेती, मछली पालन और वानिकी जैसी गतिविधियां शामिल है? किस उद्योग प्रकार में खेती, मछली पालन और वानिकी जैसी गतिविधियां शामिल हैं? तो प्राथमिक उद्योग में शामिल है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 को। मुथुस्वामी दीक्षितार निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित है? तो साथियों, मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत शैली से संबंधित है? तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। 1898 में पीच ब्लेंड से यूरेनियम को हटाने के बाद शेष रेडियोधर्मी घटकों को निकालकर मैरी क्यूरी ने किस तत्व को पृथक किया था? बताइए।
1898 में पीच ब्लेंड से यूरेनियम को हटाने के बाद शेष रेडियोधर्मी घटकों को निकालकर मैरी क्यूरी ने किस तत्व को पृथक किया था, यानी किस तत्व को अलग किया था, बताएंगे। तो पोलोनियम को अलग किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। वरिष्ठ अभिनेत्री और भरतनाट्यम नर्तकी वैजयंती माला बाली को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ये तो एसएससी का भाई फेवरेट सवालों में से एक है। इस तरह के सवाल हर शिफ्ट में आने वाले हैं। वरिष्ठ अभिनेत्री और भरतनाट्यम नर्तकी वैजयंती माला बाली को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 2024 में दिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारों का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 262 करता है, यानी इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत में हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित में से किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत लगभग 1966 में हुई थी, तो इसके कारण किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, बताएंगे आप सभी। तो गेहूं और चावल में। ऑप्शन ए सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे जरूर से, क्योंकि लगातार अब यहाँ से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी भाई। एक हफ्ते से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब यहाँ से अच्छी तरीके से आपकी क्लास चलेगी और दिन में 2 क्लास आपकी आने वाली है। ओके, तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। 1917 में सरोजिनी नायडू द्वारा कौन सा महिला संगठन स्थापित किया गया था? 1917 में सरोजिनी नायडू द्वारा कौन सा महिला संगठन स्थापित किया गया था? तो विमेन इंडिया एसोसिएशन संगठन स्थापित किया गया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। उत्तराखंड के किस भौतिक प्रदेश को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जास्कर और ग्रेट हिमालयन रेंज में कुछ भाग शामिल हैं। उत्तराखंड के किस भौतिक प्रदेश को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जास्कर और ग्रेट हिमालयन रेंज में कुछ भाग शामिल हैं, बताइए। सभी बताएंगे किस क्षेत्र में? तो ये आपका उत्तरी क्षेत्र में। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथों ये जीके का आज 25 सवाल हमने कराया भाई, क्योंकि जो लास्ट के 5 क्वेश्चन थे वो न्यू पैटर्न थे, इसलिए हमने कराया भाई। तो बताइए कि आपका जीके में 25 प्रश्न में से कितना स्कोर बना? सभी बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा लगभग आपका 12 से 13 सवाल तो सही हुआ होगा। अब हिंदी में हम लोग 20 प्रश्न सॉल्व करें, कम से कम आप 16 से 17 का टारगेट लेकर चलिएगा, ठीक है? लास्ट में जरूर बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26। यदि सरकार किसी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो एक अनपेक्षित यानी अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है? यदि सरकार किसी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो एक अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है, बताइए। तो संभावित एकाधिकारवादी व्यवहार हो सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। सरिता पर्याय है किसका? यानी जो सरिता है वो किसका पर्यायवाची शब्द है भाई? तो नदी का है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनिए। घर बसाना, बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट बताना है। घर बसाना यानी विवाह करना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक शब्द के माध्यम से करें। मेरे कहने का है कि मुझे किसकी प्राप्ति हुई है, बताइए। दोस्त मेरे कहने का अर्थ है कि मुझे अर्थ की प्राप्ति हुई है। याद रखिए अर्थ का अर्थ उद्देश्य या मंतव्य होता है यहां पर, ठीक है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। याद रखिए दोनों में अर्थ ही फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा, ठीक है? अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। रमेश मेरा सच्चा मित्र है। रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, बताइए। विलोम शब्द बताना है आपको मित्र का। मित्र यानी इसका उल्टा क्या होगा? दुश्मन होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मित्र दुश्मन होगा या शत्रु होगा? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा शत्रु होगा भाई ना। दुश्मन कैसे होगा? शत्रु होगा भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा।
मित्र का विलोम शब्द शत्रु। बहुत सारे स्टूडेंट दुश्मन पे जा रहे हैं, गलत है, मित्र शत्रु होगा। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। एकदम ध्यान से इस सॉल्व को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? मैं मंदिर दर्शन देने आया था। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द बताइए कौन सा बनेगा। अच्छी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, गलती नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। बताइए निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा? मैं मंदिर दर्शन देने आया था। तो देने, यही आपका क्या है भाई? त्रुटि इसमें है। तो इसमें क्या होना चाहिए? मैं मंदिर दर्शन क्या होना चाहिए? करने आया था कि देने आया था? यहाँ पे देने की जगह क्या होगा भाई? करने होना चाहिए था मेरे दोस्त। ओके, तो इसलिए इसमें इस वाक्य में अशुद्ध शब्द देने होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। इनमें से अनुराग का विलोम शब्द कौन सा होगा? अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का विराग हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 33। हिंदी का स्कोर काउंट करते चलेगा, यानी गिनती करते चलेगा साथ में। निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कीजिए। अमावस की रातें बड़ी रमणीय होती हैं। रमणीय मतलब याद रखिए सुंदर होता है। रमणीय जो यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब होता है सुंदर, यानी अमावस की रातें बड़ी क्या होती है? रमणीय होती है, यानी अमावस की रातें जो होती है ना वो बहुत चांदनी होती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बताइए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? बताइए। प्रेम करना तलवार की नोक मतलब तो दोस्त मेरे धार हो जाएगा, तो नोक की जगह धार होगा, जो कि ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। होली शुद्ध तद्भव शब्द युक्त विकल्प से वाक्य पूरा करिए। होली किस महीने में मनता है भाई? फाल्गुन महीने में पड़ता, अभी बीता है होली 4 मार्च को। फागुन कैसे लिखा जाता है बताएंगे आप सभी? तो फागुन में मनाई जाती है होली, फागुन मनाई जाती है, याद रखिए। तद्भव शब्द वो भी शुद्ध तद्भव शब्द, तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। मैंने हरि बुलाया, किस कारक का प्रयोग नहीं करने से इस वाक्य में त्रुटि है? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से ये सब जो होते हैं ना, किस कारक का प्रयोग नहीं करके इस वाक्य में त्रुटि दिया गया भाई? बताइए। तो मैंने हरि बुलाया, यानी इसमें कर्म का प्रयोग नहीं करके इस वाक्य में त्रुटि है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे यदि कर्म कारक का यदि विभक्ति लगता है तो यहाँ पे क्या होता? मैंने हरि को, कर्म का जो विभक्ति होता है वो को होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने हरि को बुलाया, यही नहीं लगा था भाई कर्म। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। यदि नरेश स्वयं न आया तो अपने पुत्र को भेजेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा? यदि रमेश स्वयं न आया तो अपने पुत्र को भेजेगा। इन विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा? बताएंगे। या तो नरेश स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा। ये परफेक्ट है भाई ऑप्शन, आपके अनुसार भी यही ठीक लग रहा होगा, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्न में से मेल का विलोम नहीं है। मेल का विलोम नहीं है भाई। जैसे वैमनस्य है, अनबन है, बेमेल है, लेकिन मैत्री नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। स्वाधीन का बताइए विलोम शब्द क्या बनेगा? स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विदेशद शब्द से करें। रीमा अपने गांव में पहली महिला डॉक्टर बनी, जो सारी लड़कियों के लिए एक क्या है भाई? आप सभी को उचित विदेशज शब्द से करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए। रीमा जो है अपने गांव में पहली महिला डॉक्टर बनी है, जो सारी लड़कियों के लिए एक क्या है भाई?
फसाद है, तारीफ है, कम है कि मिसाल है? बिल्कुल मिसाल है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अक्ल पर क्या पढ़ना? बालू पढ़ना, ईंटें पढ़ना, पत्थर पढ़ना? अक्ल पर क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? पत्थर पढ़ना। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। उन्होंने हिमालय की शिखर पर भारत का ध्वज फहराया। बताइए दोस्त मेरे, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा वाक्य आपको समझना है भाई। इसमें याद रखिएगा वाक्य संरचना की त्रुटि है, जो वाक्य संरचना इसकी त्रुटि है। याद रखिएगा जो यहाँ पर यहाँ हिमालय है, इसके बाद शिखर के साथ की कार्य जो चिन्ह गलत है। पहले तो शिखर गलत है, यहाँ पे सही क्या होना है? कारक के होगा, हिमालय के होना चाहिए, यहाँ पे की यहाँ पे गलत होगा भाई, के होगा। क्योंकि हिमालय क्या है भाई? जो हिमालय एक पुल्लिंग होता है भाई, क्या है? हिमालय एक पुल्लिंग संज्ञा है। उन्होंने हिमालय के शिखर पर भारत का ध्वज फहराया, न कि उन्होंने हिमालय की शिखर पर, हिमालय के, क्योंकि हिमालय एक भाई पुल्लिंग संज्ञा है मेरे दोस्त। ओके, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा परफेक्ट क्या होगा? उन्होंने हिमालय की, यही पूरा भाई भाग क्या है? त्रुटि है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा? विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आप सभी को सॉल्व करना है। बताएंगे आप सभी दोस्त। यह दूध कितना दुबला है, यही रॉन्ग है भाई। यह दूध कितना दुबला कि पतला होगा भाई, परफेक्ट है। ये होगा दुबला की जगह क्या होगा? पतला होगा। ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। उपयुक्त तद्भव शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। कृपया मेरे बेटे को अपना दीजिए। भाई आशीष जो हमें मिलता है, वो क्या मिलता है हमें? आशीष 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 आशीष। तो मेरे कृपया मेरे बेटे को अपना भाई क्या दीजिए? आशीष दीजिए। ये बिल्कुल याद रखिए, ये हमेशा याद रखिए। जो बड़े लोग अपने हमें छोटे भाइयों को देते हैं तो क्या दे? आशीष, अपना आशीर्वाद जिसे बोलते हैं। तो आशीष, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताएंगे आप सभी। याद रखिएगा एटलस में नहीं है। इसमें क्या, कौन सा इसमें भाई द्वंद्व लगा है? कौन सा? द्वंद्व समास इसमें लगा है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? जो छेदा न जा सके। जो छेदा न जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अच्छेद हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित वाक्य में प्रयोग किए गए रेखांकित शब्द का सही पर्याय ज्ञात कीजिए। दिवाली के दिन दीपक की रोशनी से सभी घर जगमग उठते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। रेखांकित शब्द का सही पर्याय ज्ञात करना, यानी पर्यायवाची दीपक का जगह क्या बनेगा? तो दीपक यानी चिराग हो जाएगा। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को। अब तो दोस्त मेरे हिंदी का भी 20 प्रश्न, शायद 21 प्रश्न हुआ है। तो बताइए कि आप सभी कितना स्कोर बना है? क्या 16 से 17 सवाल सही हुआ आप सभी का? बताइए कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भाई जरूर बताइएगा। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग के सवालों को हल करेंगे। ओके, अच्छे तरीके से सभी प्रश्न सही होना चाहिए। देखिए निम्नलिखित समीकरण में यदि भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यह आपका पूरा समीकरण दिया है। इसमें आप सभी को ना पहले भाग की जगह गुणा रखना है, गुणा की जगह भाग, उसके बाद प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस रखना है, उसके बाद आप सभी को सॉल्व करना है। तो चलिए भाई पहले हम लोग समीकरण को बना लेते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। 31 माइनस है तो माइनस को तो भाई प्लस में बदलना है, तो माइनस की जगह प्लस कर देंगे। 5 भाग है तो गुणा में बदल देंगे। 7 प्लस है तो माइनस में। 27 गुणा है तो भाग में। ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम लोग बॉर्डर स्कीम लगा देते हैं। 31 प्लस 5 सते 35 माइनस 9 का भाग 27 में देंगे तो 3 बार में,
ठीक है। 31 और 35 कितना होता है दोस्त मेरे? 66 होता है। 66 में से 3 माइनस कर देंगे तो 63 हो जाएगा। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये बहुत आसान सवाल होते हैं भाई, 2 प्रश्न यानी 4 नंबर आपको यही सवाल देकर जाएगा। इसे तैयार कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्त मेरे अगला सवाल को हल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 को। एक निश्चित कोड भाषा में DIMS को 1973 और माइंड को 3279 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कोड भाषा में केवल एक अक्षर यन के लिए कोड क्या बनेगा? जैसे ये भी सवाल बहुत आसान होता है मेरे दोस्त। जैसे डिम से 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 कोड किया गया 1973। ठीक है। माइंड है MIND, माइंड में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए भी अलग कोड क्या है? 3279। पूछा किसका कोड? यन का कोड पूछा है। तो दोस्त मेरे देखिए, यन का कोड पूछा, जिसमें यन रहेगा उसी में हमारा आंसर होगा। पहले तो कॉमन चेक करेंगे, लेकिन कॉमन इसमें नहीं अप्लाई होगा क्योंकि डिम्स में जो ये डिम्स लिखा है इसमें यन है ही नहीं, केवल माइंड में यन हमारा है। इसका मतलब कि हमारा आंसर किस में आएगा? केवल माइंड वाले में है, क्योंकि यन इसी में है भाई। तो हमारा आंसर इसमें 1973 में कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो देखिए माइंड वाले में 7 है तो 7 ऑप्शन में काट दीजिए। 3 और देखिए डिम्स में है, ऑप्शन में भी 3 है, काट दीजिए। डिम्स में 9 है तो ऑप्शन में देखिए 9 है तो इसको काट दीजिए। बच रहा कौन सा? 2 बच रहा है, यानी यन का कोड कौन सा? 2 हो जाएगा। देखिए यन माइंड में इसमें भी 2 है तो यही आपका आंसर है। अब देखिए एलिमिनेट करने का तरीका, जब सबसे आसान तरीका 2 सेकंड का सवाल ये है, लेकिन जब ये आप भूल गए होंगे तो दूसरा आप मेथड अप्लाई करेगा। दूसरा मेथड कौन सा है? एलिमिनेट का। एलिमिनेट क्या? इसको करेंगे जो इनका कोड होगा, जो नंबर होगा। जैसे देखिए 9 इसमें है, 9 इसमें है तो ये हट जाएगा भाई। 7 इसमें है डिम्स में और माइंड में 7 है, ये भी हट जाएगा। और देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें हट जाएगा। बच रहा कौन सा? देखिए डिम्स में 1 बच रहा है, माइंड में 2 बच रहा है। जिसमें एन रहेगा उसमें हमारा आंसर होगा। देखिए माइंड वाले में एन है तो इसी में 2 बच रहा है तो ये आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन। ये तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त जो पहला मेथड आपको हमने बताया उसको आप अप्लाई कर देंगे तो मुश्किल से 2 सेकंड में सॉल्व को सॉल्व करेंगे। जिसमें देखेंगे यन है उसी में आंसर, जिसमें यन नहीं रहेगा उसमें आंसर हमारा नहीं होगा। और नंबर देखिए दिया होगा, इसमें हमारा कोई नंबर नहीं होगा। देखिए कोई नंबर नहीं था तो इस तरह से बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इस सवाल को आप सॉल्व करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या बनेगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन बहुत आसान सवाल होते हैं भाई। सबसे आसान सवाल तो भाई हमने यही पढ़ा है, रीजनिंग का। ओके, और इस क्लास में आपको ऐसे बताएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त। जैसे एक निश्चित कोड भाषा में आपका क्या दिया गया है? ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो ना बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए जो ना बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ है कि ए जो ना बी की पत्नी है, और ए भाग बी का अर्थ है कि ए जो ना बी का पिता है। उपरोक्त के आधार पर यदि कि देखिए सवाल में ए प्लस बी ए माइनस बी दिया, लेकिन जो समीकरण दिया है उसमें अलग अक्षर दिया, KLMNO दिया है। लेकिन दोस्त मेरे आप सभी को ना इसमें ना बस ये प्लस माइनस गुणा और भाग का अर्थ देखना है। प्रश्न में अप्लाई आपको सेम यही करना है। बी की माता तो यहाँ पे के की माता, एल की माता के होगा। जैसे देखिए हल करने का तरीका, जैसे के प्लस गुणा है, गुणा ना, तो गुणा का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया है? ए गुणा बी का अर्थ है ए जो है ना बी की पत्नी, यहाँ पे एल की पत्नी के होगी मेरे दोस्त। ठीक है, एल की पत्नी कौन है? के है यहाँ पर। ये देखना भाग एम है, ये आपको गुणा भाग लिखना नहीं है। अब देखिए जिस तरह आप करें उधर आप एरो कर दीजिए। अब भाग का मतलब देखिए ए भाग बी का अर्थ है ए जो ना बी का पिता है, यानी यम का पिता कौन है मेरे दोस्त? यम का पिता एल है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद प्लस एन है, एरो इधर दीजिए भाई, क्योंकि इस एन का रिलेशन यम से बनाना है। प्लस का मतलब पहले नाम देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए जो ना बी की माता है, तो यहाँ पे दोस्तों यन की माता ना यम हो जाएगी। ठीक है, यन की माता एम हो जाएगी। फिर इसको देखिए प्लस हो गया एन, माइनस ओ है। ठीक है, अब माइनस का अर्थ देखिए ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो ना बी का भाई, यहाँ पे ओ का भाई मेरे दोस्त एन हो जाएगा। ये पूरा समीकरण बन के तैयार है। सवाल में देखिए के का यन से क्या संबंध, ये पूछा है। के का यन से क्या संबंध, यही पूछा है। यानी के का संबंध यन से क्या है पूछा, यही रिलेशन पूछा ना। अब देखिए ये समीकरण बन गया। लास्ट वाले को ओ को अपने आप को मान लीजिए, यानी मैं हो गया, ये मेरा भाई हो गया भाई, क्योंकि देखिए ओ का भाई यन था और यन का माता, एन की माता यम है, यम के पिता एल है, एल की पत्नी के है। ठीक है, देखिए मैं हो गया, मेरा भाई एन हो गया, मेरा
भाई की माता एन यानी मेरी भी माता हो जाएंगी भाई, क्योंकि हम एन और वो आपस में भाई भाई हैं, यानी मेरी माता भी एम हो गई। एम के पिता एम के पिता एल है, यानी मेरी मम्मी के पिता यानी हमारे नाना जी लगेंगे भाई दोस्त हैं, यानी यल का रिलेशन ओ से पूछता तो मेरे नाना होते भाई, क्योंकि मेरी मम्मी के पिता एल है मेरे दोस्त, और मेरे नाना की पत्नी के है। तो सवाल में देखिए क्या पूछा है, के का यन से क्या रिलेशन है, मेरी माता की माता है भाई, क्योंकि देखिए मेरी नाना है ये, मेरी माता है, माता के पिता है ये पिता, ठीक है। देखिए यम है जो कि मेरे माता है, यम जो मेरी माता है, माता के जो एल है वो पिता है भाई, यानी मेरी मम्मी की पापा हैं, पापा की पत्नी यानी मेरी मम्मी की भाई मम्मी लगेंगे, यही बात है ना मेरे दोस्त, क्योंकि यल जो है वो मेरी मम्मी के पिता हैं, पिता की पत्नी के हैं यानी मेरी मम्मी की मम्मी लगेंगी, माता की माता लगेंगी मेरे दोस्त, क्योंकि मैं ये मेरे भाई है, मेरे भाई की मेरी मम्मी है यानी मेरी मम्मी बनेगी, यानी माता की माता है, यानी ऑप्शन बी सॉल्व का परफेक्ट आंसर बन रहा है। एक बार गौर से सोचिए, मैं बस इसमें सोचने की बात है, बस आपको रिलेशन इसमें चेक करना है मेरे दोस्त। क्लियर? बताइए, यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, डाउट लेकर आपको नहीं चलना है, ठीक। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 51 को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व है। एक निश्चित तरीके से TQ100 SR 10 से संबंधित है, उसी प्रकार WO9 VP 3 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए JP 121 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जैसे TQ100 जो है वो SR 10 से संबंधित है। तो दोस्त मेरे जब नंबर और अक्षर में साथ में दे तो सबसे पहले आप सभी को साथी नंबर को सॉल्व करना है। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है भाई, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है ना, 10 का स्क्वायर 100। तो अब देखिए थोड़ा सा अक्षर को सॉल्व कर लेते हैं। T होता है 20, यस होता है 19, यानी इसमें -1 हुआ है। Q होता है 17, R होता है 18, तो इसमें +1 हुआ है, यानी जो अक्षर इसमें -1 +1 हुआ है, लेकिन जो नंबर इसमें स्क्वायर किया है नीचे का ऊपर देखिए क्या हो भाई, ये √100 होता है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो 10 हो जाएगा ना, यही होता है ना। अब दूसरा चेक करते हैं, क्या सेम यही है, -1 +1 और स्क्वायर, देखते हैं WO9 VP 3, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है भाई, सिंपल सा। JP 121, अब देखिए पहले इसको रिलेशन चेक कर लेते हैं। W23 V22 -1, उसमें भी -1 हुआ था। O15 P16, इसमें +1, उसमें भी +1 हुआ था। देखिए -1 +1 और स्क्वायर का टर्म लगा। अब देखिए पूछा किसका भाई, JP 121 का। अब 11 का स्क्वायर होता है भाई 1 सेकेंड, 12 का 144 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 11 का आंसर आएगा। देखिए 3 11 ऑप्शन में दिया गया। J 10 होता है, P होता है 16, तो -1 इसमें +1 इसमें, 10 में से घटाएंगे 9, 9 पे कौन अक्षर आता है, आई आता है, बिल्कुल आई आता है। 16 17 17 पे क्यों, यानी IQ 11, देखिए पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए सॉल्व का मेरे दोस्त परफेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आया? चलिए एक सवाल आप सभी से हम पूछते हैं मेरे दोस्त, आप बताइए हमें कि MN 196 का क्या कोड बनेगा। चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई, रीजनिंग में MN 196 का कोड क्या बनेगा, कमेंट सेक्शन आप बताइए, तो सभी दोस्त बताएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करते हैं दोस्त भाई, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। 7 व्यक्ति हैं LMNOWX और एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। जैसे दिशा आप जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी जो सभी व्यक्ति वो उत्तर की तरफ देख यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जैसे एक लाइन है, एक पंक्ति है, 7 व्यक्ति को इस पंक्ति में हमें बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन सिंपल सा हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। W और X के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं भाई, 7 व्यक्ति हैं, यदि हम W को यहाँ बैठा देते हैं, X को यहाँ बैठा देते हैं, तभी तो W और X के बीच में 5 व्यक्ति आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति आ जाएंगे W और X के बीच में। ये लाइन हमारा पूरा हो गया हुआ पहला लाइन। यन जो है ना वो X के ठीक बाईं ओर बैठा है, यन जो ना X के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी यन यहाँ जाएगा भाई, है ना, यन यहीं पर आएगा ना, तभी तो X के ठीक लेफ्ट हैंड में यानी
बाईं साइड में बैठेगा, ठीक है। फिर उसको देखिए, एन और यल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एन ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, यल को हम यहाँ बैठा देंगे, तभी तो एन और यल के बीच में केवल एक व्यक्ति आएगा। ये भी लाइन पूरा हो गया भाई। उसके बाद देखिए, यम जो है ना वो ओ के बाईं ओर किसी स्थान बैठा है, यम जो है ना वो ओ के बाईं ओर किसी स्थान बैठा है, लेकिन वाई की दाईं ओर किसी स्थान में बैठा है। एक ही लाइन पूरा कंप्लीट करना है, एक ही लाइन हमें ये पूरा सॉल्व को हल करा देगा। यम जो है ओ के बाईं ओर किसी स्थान बैठा है, यदि दोस्त मेरे ओ के बाईं ओर किसी स्थान पे, यानी ओ को हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो यम यहाँ पर आएगा। देखिए सवाल पूछा ना, ओ के बाईं ओर किसी स्थान पे, किसी स्थान पे ओ के बाईं ओर किसी स्थान पे यम, लेकिन वाई की दाईं ओर किसी स्थान पे, तो वाई को यहाँ बैठा देते हैं भाई किसी स्थान पे, तो जस्ट इसके राइट साइड में वाई क्या आ जाएगा, यम मेरे दोस्त, राइट हैंड में। तो पंक्ति की बाईं ओर से तीसरा स्थान में कौन बैठा है, पंक्ति की बाईं ओर, पंक्ति बाईं इधर हो जाएगा, पंक्ति की बाईं ओर इधर आएगा, तीसरे स्थान में कौन बैठा है भाई, यम बैठा है, यम बैठा है भाई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को जरा हल करिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा, शब्द मंकीज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर हैं। पहले तो चलिए भाई प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। जैसे मंकीज है, MONKEYS मंकीज है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ई आएगा, क्योंकि सबसे यही, क्योंकि ABCD है नहीं मंकीज में। उसके बाद के आएगा, के के बाद M आएगा, N के बाद N आएगा, N के बाद O आएगा, यस आएगा, Y आएगा। यही है भाई। देखिए सवाल क्या पूछा है, इस प्रकार बने नए अक्षर, इस प्रकार नया अक्षर बन चुका है मेरे दोस्त, ठीक है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे, बाएं छोर का तीसरा यम है और दाएं छोर से चौथा अक्षर के बीच, चौथा अक्षर देखिए इधर से राइट साइड से चौथा यानी इनके बीच में भाई कितने अक्षर आते हैं, जो आपका ABCD होता है, कोई भी तो नहीं आता है, ABCDEFGHIJKLMN ही आता है, इसके बीच कोई आता ही नहीं है। तो वर्णानुक्रम में कितने अक्षर है, 0 अक्षर आते हैं भाई यम और एन के बीच में, क्योंकि लगातार यम के बाद एन ही तो आ जाता है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त। एक भी अक्षर नहीं आते भाई एम और एन के बीच में। यदि यही रहता कि यम और ओ आता तो आ सकता है, क्योंकि MNO यानी एक अक्षर एन आता है मेरे दोस्त, इसमें एक अक्षर होता है, लेकिन इसमें तो MN डायरेक्ट आ गया भाई, ये तो एक भी अक्षर नहीं आ रहे हैं एम और एन के बीच में। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। इस सवाल का जरा राइट आंसर दीजिए। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 18, 28, 40, 54, 70 क्वेश्चन मार्क। नंबरों का श्रृंखला दिया है भाई, बढ़ा है नंबर का श्रृंखला, 18, 28, 40, 54, 70 प्रश्नवाचक चिन्ह। कितना आंसर आएगा, 18 से 28, इसमें तो 2 + 10 हुआ, ठीक है, और 28 से 40 + 12 हुआ, 40 से 54 + 14 हुआ, 54, 70 + 16 हुआ। देखिए 10, 12, 14, 16, इसका मतलब कि +2 का गैपिंग हो रहा है, तो इसमें +18 कर देंगे भाई। 70 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, 88 आएगा। क्यों मेरे दोस्त, 70 में 18 जोड़ेंगे, 70, 10, 80, 8, 88, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ABYW VWTR से संबंधित है, उसी प्रकार UVSQ PQNL से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए GHEC निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सॉल्व करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 सवाल यानी 4 नंबर कोडिंग डिकोडिंग का देखा जाए। यदि आपको हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम होगा तो आप आराम से भाई 4 नंबर लेकर जाएंगे। जैसे देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है भाई। जैसे ABYW है, इसका कोड VWTR है, तो आप सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड करिए। ए होता 1, B होता 22, B होता 2, W होता 23, Y होता 25, T होता 20, W होता 23 और 18।
अब देखिए ए को यहाँ पे आप दोस्त 27 मान लीजिए, क्योंकि ए और भी का रिलेशन बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। अब बी यहाँ पे 23 है तो इसको 28 मान लीजिए। आप जानते हैं ना कि ए से लेकर आपका जेड तक 26 होता है, जैसे हम 27 बढ़ते हैं ए होता है। तो हमेशा याद रखिए जब भी ए का रिलेशन एक्स दे, ए का रिलेशन डब्ल्यू दे, टी दे, तो उसको आप ना हमेशा 27 मानना कीजिए। तो आप देखिए 27 से 22 इसमें -5 हुआ है, 28 से 23 -5 हुआ है, 25 से 20 -5 हुआ है, 23 से 18 -5 हुआ है। इसका मतलब कि इसमें मेरे दोस्त -5 -5 का रिलेशन लगा है। जब आप सभी से 2 कोड दे, हमेशा याद रखिए आपका पेपर केवल 60 मिनट का होने वाला है, ठीक है। 60 मिनट में आपको पूरा सवाल हल करना होगा, तो आपको दोनों सवाल नहीं हल करना है। पहला आपको रिलेशन बस पता करना है, उसका तुरंत जो आपसे पूछा उसमें अप्लाई करिए इस मेथड को -5 का, ठीक है। यहीं से आपका टाइम बचत होगा मेरे दोस्त। जैसे GHEC दिया है, ठीक है, तो -5 सभी में करके कोड बना लीजिए आप लोग। जैसे G होता है 7, H होता है 8, E होता है 5 और C होता है 3। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 पे आपका अक्षर B आता है। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3 पे C आता है। 5 में से 5 घटाएंगे 0, हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त Z हो जाता है, ठीक है, Z हमेशा हो जाता है। और 3 में से 5 यहाँ पे आप ना, जैसे ए को हमने 27 28 को बी माना था, तो यहाँ पे 29 करिए भाई। 29 में से 5 घटाएंगे तो 24, 24 पे कौन आता है, एक्स आता है, ठीक है। BCZX आ जाएगा, देखिए डी ऑप्शन। तो क्लियर होगा भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए एक शिफ्ट में 2 सवाल भाई नंबरिंग का आएगा, जो श्रृंखला होता है नंबर का ना, 2 सवाल आएगा, इसलिए 2 सवाल हम हर क्लास में रखते हैं। जैसे देखिए 13 18 29 34 45 क्वेश्चन मार्क दिया है। 13 18 29 34 45, 13 से 18 तो इसमें +5 हुआ है। 18 से 29 इसमें 18 से 29 कितना हुआ भाई, +11 हुआ है। 29 से 14 34 हुआ है, यानी +5 हुआ है। 34 से 45 इसमें +11 हो गया, यानी इसमें रिलेशन तो आसान लग रहा है भाई। देखिए +5 +11 +5 +11, यानी 45 में +5 हो सकता है, तभी तो हमारा सीक्वेंस पूरा होगा। 45 से 5 जोड़ेंगे 50। देखिए ऑप्शन दिया है क्या, 50, बिल्कुल दिया डी ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या बनेगा। ये भी सवाल आपके पेपर में 2 नंबर देकर जाएगा। KL MN OP और PQ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे, जैसे एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है। इसमें कितने व्यक्ति भाई, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों को इस वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठाना है। इस वृत्ताकार मेज का केंद्र बीच में हो जाएगा भाई। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को हम कंप्लीट कर देंगे, आसान सा। देखिए ठीक है, यम जो है ना यल के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है। यल को चुपचाप मार के यहाँ बैठा कर यल के दाएं से दूसरे स्थान पे, दाएं से दूसरे स्थान पे यम यहाँ जाएगा। यल का राइट साइड इधर होगा, यल का लेफ्ट हैंड इधर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एल के दाएं से नहीं राइट साइड से दूसरे स्थान पे यम बैठा है, तो इसको बैठा दिया। दूसरा का लाइन पढ़िए, क्यों जो है यम के ठीक दाएं बैठा है। यम के ठीक दाएं क्यों बैठा है, यम तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, तो इसके जस्ट राइट साइड में नहीं दाएं साइड में क्यों यहाँ जाएगा भाई। सवाल के अकॉर्डिंग जो सवाल बोलेगा वही हमें काम करना है। ओ जो है ना वो के के दाएं से तो चौथे स्थान बैठा है, के के दाएं से चौथे स्थान पर ओ बैठा है। तो ऐसा करते हैं ना, के को हम यहाँ बैठा देते हैं, के दाएं से चौथे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरे के पहले चौथे पर, यहाँ पे ओ आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो ओ को हम यहाँ बैठा देते हैं। के दाएं से चौथे स्थान पे ओ बैठा है, ये भी लाइन पूरा आ गया। अब देखिए अगला लाइन पढ़िए, यन जो है ना पी के ठीक बाएं बैठा है। पी के ठीक बाएं कौन बैठा है मेरे दोस्त। लेकिन अब देखिए सवाल का रिलेशन, इसको अभी छोड़ते हैं। सवाल क्या पूछा, लास्ट लाइन पढ़िए, यल के संबंध में यन का स्थान क्या है। अब दोस्त मेरे यल के संबंध में यन का स्थान क्या होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं ना, तो हम यन को, यदि हम एल का संबंध यन का रिलेशन क्या बनेगा, यन कहीं दिया नहीं दिया है भाई। दो पी के ठीक बाएं बैठा है, तो पी के ठीक बाएं यन को यहाँ बैठाते हैं। सवाल देखिए, पी के ठीक बाएं बैठा, तो पी को यहाँ बैठा कि यन के। अब देखिए सवाल पूरा हो गया। तो यल के संबंध में यन का स्थान क्या है, यल के संबंध में क्या भाई, दाएं से दूसरे स्थान की बाएं से दूसरे स्थान। यल यहाँ पे है
तो यल के संबंध में यन का स्थान क्या है, बाएं से दूसरा है मेरे दोस्त, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, बाएं से दूसरे स्थान पे है यल के संबंध में। सवाल क्लियर हुआ, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हुआ। कैसे समझ में आया आप सभी को? बहुत अच्छा। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक निश्चित कुट भाषा में VSDO को B17-2-13 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। ILCY को 7-10-1-23 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में QNRF का कुट क्या होगा? हल करिए। जैसे VSDO इसका कोड 20 है, 17 है, 2 है, 13 है। तो सबसे पहले चारों अक्षर का कोड करते हैं। V22, S19, D4, O15। 20-22 -2, 19-17 मेरे दोस्त -2 इसमें भी हुआ है। 4 से 2 -2, 15 से 13 -2। इसमें तो बहुत सिंपल किया है भाई, हर एक अक्षर का कोड करके -2 करिए, केवल नंबरिंग का कोड किया है। जैसे इसमें देखिए जो दूसरा का पूछा ILCY का, I जैसे 9 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा। L 12 होता है, 12 में से 2 घटाएंगे 10 होता है। C होता है 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। Y 25, 25 में से 2 घटाएंगे 23। देखिए यानी हर एक अक्षर का कोड उसमें से -2। तो पूछा किसका है? QNRF का। चलिए भाई QNRF, Q होता है 17, N होता है 14, R होता है 18, F होता है 6, -2 करना है। -2 करना। 17 में से 2 घटाएंगे 15, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 18 में से 2 घटाएंगे 16, 6 में से 2 घटाएंगे 4, यानी 15, 12, 16, 4 आंसर आएगा। 15, 12, 16, 4 है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा परफेक्ट। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 59 को 1100 भागे 5 प्लस 420 भागे 2 प्लस 550 भागे 5 का मान कितना होगा? मैथ में ये सवाल आपका जरूर आएगा, कन्फर्म आएगा। देखिए पहले इसे में हम हल कर लेते हैं, भाग को सॉल्व कर लेते हैं। जितनी जगह भाग है उसको सॉल्व करते हैं। 5 का भाग हम 1100 में देंगे, कितना आएगा भाई? 5 दूना 10, 1 5 दूना 10, यानी 220 आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक, प्लस 420 का आधा कितना होगा? 2 का भाग भाई 420 में देंगे तो कितना आएगा? तो 2100 यानी 210 आएगा। ठीक, प्लस अब 550 का भाग 5 से कराना तो कितना आएगा? 50, 11 5 55 यानी 110 आएगा। यहीगा सिंपल सा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 220 210 कितना हो जाएगा? 430, 430 और ये आपका 110, यानी 430 110 540 आना चाहिए। 540 दिया है, बिल्कुल दिया। देखिए बी ऑप्शन, तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भाग और जोड़ यही दो इसमें समीकरण दिया है। चलिए दोस्त मेरे लास्ट सवाल आज के इस सेशन का सॉल्व करते हैं। एक कूलर का जो क्रय मूल्य वो 6400 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 24% तो कूलर का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना होगा? बताइए। तो कूलर का सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक कूलर का कास्ट प्राइस CP आप सभी को 6400 दिया है और लाभ प्रतिशत 24% दिया है। तो दोस्त मेरे सेलिंग प्राइस कितना होगा? सर जी 6400 का 24% 124/100 आंसर आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल। 64 गुणे 124 कितना होगा? 64 गुणे 124 निकाल कर बताइए आप लोग कितना होगा? 4 चौका 16, लास्ट में 6 आना चाहिए। 1 6 7 आंसर आना चाहिए, क्योंकि 1 2 चौका 8, 1 शेष बच रहा है, 1 6 7 यानी 7 वाले में आंसर आएगा 79 36 आना चाहिए मेरे दोस्त। 79 36 आएगा इसका आंसर। आप करिए, शायद यही आंसर आएगा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे ये 60 सवाल कंप्लीट हो गया। ये 60 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आप सभी कितना स्कोर बना आज के इस सेशन से। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ओके, आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं भाई। आप अच्छी तरीके से अब डेली क्लास करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। और भी कोई भी डाउट है आपके मन में तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।